हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SWG स्टडी विद गुरुकुल्स। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट द बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स। फ्रेंड्स, मैंने लास्ट वीडियो में आपको आइजिंग पर्सनालिटी थ्योरी पढ़ाया था और उसमें मैंने 3 डायमेंशंस पढ़ाई थी। और आज हम पढ़ेंगे 5 बिग पर्सनालिटी ट्रेट्स। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको इसके बारे में बताऊँ, मैं इसका ओरिजिन बताती हूँ, ये कहाँ से ऑरिजिनेट हुआ। जैसे कि फ्रेंड्स, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आइजिंग की 3 डायमेंशंस थी: एक्सट्रोवर्जन, इंट्रोवर्जन, न्यूरोटिसिज्म, इमोशनल स्टेबिलिटी, साइकोटिज्म, सोशलिज्म। तो फ्रेंड्स, इसके ऊपर ये जो थ्योरी बहुत क्रिटिसाइज की गई थी क्योंकि लोगों को लगा या साइकोलॉजिस्ट को लगा कि ये बहुत नैरो है। तो इसके बाद बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने इस पे काम किया एंड जो फाइनली जब साइकोलॉजिस्ट ने काम किया और इन्वेस्टिगेशन की गई तो इट वाज इन 1949 जब D.W. विस्के थे। He was unable to find support for the Cattell's expensive six factors theory. Basically उन्होंने क्या किया, जो कैटल की 16 PF थ्योरी थी उसमें सिर्फ 5 फैक्टर्स को सपोर्ट मिला था। तो यहाँ से उसका ऑरिजिनेशन शुरू हुआ कि सारे के सारे 16 फैक्टर्स को सपोर्ट नहीं मिला फ्रॉम द वेरियस साइकोलॉजिस्ट एंड द इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्चेस के थ्रू। एंड व्हेन जब रिसर्च इंक्रीज हुई इन 1980 एंड 1990 तो इन 5 फैक्टर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला एंड इसकी वजह से ये 5 फैक्टर मॉडल बन पाया। ना फ्रेंड्स, डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने इन सारे 5 फैक्टर्स पे काम किया है, बट जो पॉल कॉस्टा और रॉबर्ट मैक्री का वर्जन है इट इज़ द मोस्ट वेल नोन टुडे। तो आज हम इन्हीं का ही वर्जन पढ़ने जा रहे हैं ऑफ द 5 फैक्टर मॉडल या 5 फैक्टर थ्योरी आप इसको कह सकते हैं, जिसको कि आप ओशन के नाम से भी जान सकते हैं क्योंकि ये इसका एक्रोनियम है। एक्रोनियम मीन्स एक स्मॉल फॉर्म में बना रखा है जिससे कि आप इजीली याद कर सकते हैं। तो ये कॉस्टा और मैक्री के 5 फैक्टर्स क्या थे, बिग 5 पर्सनैलिटी फैक्टर थे। ओ से होता है ओपननेस टू एक्सपीरियंस, सी से कॉन्शियसनेस, ई से एक्सट्रोवर्जन, ए से एग्रीबलनेस एंड एन से न्यूरोटिज्म। तो ये बेसिकली 5 बिग फैक्टर्स थ्योरी से जो इन्होंने दिए। तो आइए पढ़ते हैं वन बाय वन इन सब के बारे में। फ्रेंड्स, फर्स्ट वन इज द ओपननेस टू द एक्सपीरियंस। ओपननेस टू द एक्सपीरियंस, और आप कह सकते हैं कि इन्वेंटिव और क्यूरियस पर्सनैलिटी वर्सेस कंसिस्टेंट एंड कॉशियस। उन्होंने बोला जिन लोगों के पास ये ओपननेस की ट्रेट होती है दे अप्रिशिएट आर्ट, इमोशंस, बहुत एडवेंचरस होते हैं, दे हैव अनयूजुअल आइडियाज, दे आर क्यूरियस एंड दे हैव वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस, उनको अच्छा लगता है। दे हैव द इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, उनमें जानने की जिज्ञासा बहुत होती है, बहुत क्रिएटिव होते हैं, जैसे कि बहुत सारे आर्टिस्ट हुए, साइंटिस्ट हुए, उनमें ये ट्रेट बहुत पाया जाता है। दे हैव द प्रेफरेंस फॉर नॉवेल्टी एंड वेराइटी। साइंटिस्ट में बहुत होता है कि कुछ न्यूनेस खोजते हैं, वैरायटी सोचते हैं, इनमें बहुत इमेजिनेशन पावर होती है। बहुत सारे आर्टिस्ट में इमेजिनेशन पावर होती है, बहुत इंडिपेंडेंट थिंकिंग होती है एंड इनका पर्सनल प्रेफरेंस उन एक्टिविटीज़ को करने के लिए करता है जो न्यू हो, उनको रूटीन करना पसंद नहीं होता है। ये होती है उनकी जो कि ओपन होते हैं एक्सपीरियंस के, बट रादर इन उसके ही जस्ट ऑपोजिट होती है कंसिस्टेंट एंड कॉशियस। मीन्स जिन लोगों का स्कोर इस ओपननेस पे हाई होता है वो नॉवेल्टी को प्रेफर करते हैं, बहुत क्यूरियस, क्रिएटिविटी जो मैंने आपको बताया। एंड जिन लोगों का स्कोर इसमें कम होता है वो प्रेफर करते हैं रूटीन, मतलब एक कंसिस्टेंट, एक कॉशियस रूटीन फॉलो करते हैं। लाइक 9 to 5 जॉब करने वाले, उनको जो रूटीन पसंद है और उनके रूटीन में कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो उनको अच्छा नहीं लगता, उनको नॉवेल्टी पसंद नहीं आती, उनको रूटीन ही पसंद आता है। तो ये मतलब होता है ओपननेस टू एक्सपीरियंस का मतलब। नेक्स्ट जो उन्होंने बताया उन्होंने कॉन्शियसनेस का ना, यहाँ पे कॉन्शियसनेस का मतलब मोरल कॉन्शियसनेस का मतलब नहीं है कि आपकी अंदरूनी मोरालिटी क्या है। यहाँ पे उनका मतलब है एफिशिएंट और ऑर्गेनाइज्ड वर्सेस इजी गोइंग एंड केयरलेस। उनका मानना था कि 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं बहुत सेल्फ डिसिप्लिन्ड होते हैं, ड्यूटीफुल होते हैं, कंपटीशन में बिलीव रखते हैं, थॉटफुल, बहुत सोचते हैं, समझदार होते हैं, अचीवमेंट स्ट्राइविंग होते हैं, गोल डायरेक्टेड होते हैं, मतलब उनका जो सारे जो काम होते हैं वो अचीव करने के लिए होते हैं, बहुत गोल डायरेक्टेड होते हैं, वो इतने इजी गोइंग नहीं होते, वो सारा काम बड़े। एंड जो लोग इस पर हाई स्कोर करते हैं कॉन्शियस में, वो प्लान्ड काम करते हैं, वो पहले से ही काम करते हैं प्लान्ड, वो जस्ट अचानक से कोई डिसीजन लेना पसंद नहीं करते, इसलिए वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड, मेटिकुलस होते हैं, हार्ड वर्किंग होता है, डिपेंडेबल, मतलब उन पे डिपेंड किया जा सकता है, वो बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं। रादर देन जिनका स्कोर लो होता है इस पे,
उनका क्या होता है, दे हैव मोर रिलैक्स्ड अप्रोच, वो बहुत रिलैक्स्ड रहते हैं, इतने प्लान तरीके से नहीं चलते, बहुत स्पॉन्टेनियस होते हैं एंड डिसऑर्गेनाइज्ड भी हो सकते हैं ना। बहुत सारी न्यूमरस स्टडीज़ और रिसर्चर्स ने फाइंड आउट किया है कि देयर इज़ अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द कॉन्शियसनेस एंड द एकेडमिक सक्सेस। जो लोगों का कॉन्शियसनेस हाई होता है वो एकेडमिकली बहुत अच्छा भी करते हैं, ऐसी बहुत सारी रिसर्चेस हुई हैं। थर्ड वन इज़ द एक्सट्रोवर्जन। एक्सट्रोवर्जन के बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ, बट फिर भी एक रिकैप कर लेते हैं कि एक्सट्रोवर्जन मीन्स जो लोग बहुत आउटगोइंग होते हैं या एनर्जेटिक हैं वर्सेस सॉलिटरी और रिजर्व्ड। जो इंडिविजुअल्स का हाई स्कोर होता है एक्सट्रोवर्जन पे, उनमें बहुत हाई एनर्जी होती है, बहुत ऊर्जावान होते हैं, उनमें बहुत पॉजिटिव इमोशंस होते हैं, बहुत बात करना पसंद करते हैं, बहुत टॉकेटिव होते हैं, बहुत असर्टिव होते हैं, सोशल होते हैं एंड उनको दूसरों की कंपनी में रहना बड़ा अच्छा लगता है, उनको बड़े अच्छे से स्टिमुलेशन होती है। बट जिनका स्कोर लो होता है वो क्या है, तो सॉलिट्यूड, उनको सॉलिट्यूड में रहना पसंद है। वो ग्रुप में भी रहेंगे तो बहुत स्मॉल ग्रुप में क्वाइट रहेंगे, प्रेफर करेंगे उन एक्टिविटीज़ को जो वो अकेले कर सकें एंड वो लार्ज सोशल गैदरिंग्स को अवॉइड करते हैं। तो पीपल हु स्कोर हाई, एक रिसर्च की गई जिसमें पीपल हु स्कोर हाई ऑन बोथ एक्सट्रोवर्जन एंड ओपननेस, they are more likely to participate in adventures and risky sports like river rafting or bungee jumping because of the curiosity and the excitement seeking nature। मतलब जो लोगों का एक्सट्रोवर्जन और ओपननेस में दोनों में हाई स्कोर होगा तो वो बड़ा ही एडवेंचरस स्पोर्ट करना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको क्यूरियोसिटी होती है एंड दे सीक एक्साइटमेंट इन दैम। नेक्स्ट इज वन इज द एग्रीबलनेस। एग्रीबलनेस का मतलब होता है कि कितने फ्रेंडली और कंपैशनेट हैं टुवर्ड अदर्स, लाइक फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स और जिनको भी वो जानते हैं, वर्सेस कोल्ड एंड अनकाइंड। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है, दिस ट्रेट मेजर्स, ये क्या मेजर करती है कि कौन कितना सेंसिटिव है, कितना कंपैशनेट है, कितना हम्बल है, मॉडेस्ट है, कोऑपरेटिव है टुवर्ड द अदर्स रादर देन सस्पिशियस एंड एंटागोनिस्ट। आपने देखा होगा कुछ लोग बड़े शकी मिजाज के होते हैं, कुछ भी बोलो उसमें कुछ ना कुछ डाउट रहता है, कुछ ना कुछ शक की भावना रहती है, इतने जल्दी से बिलीव नहीं कर पाते हैं। रादर देन कुछ लोग होते हैं वो बहुत जल्दी से बिलीव कर लेते हैं, इवन तो उनको झूठ बोला जाए, कैसे भी बोला जाए, वो मान लेते हैं। तो ये जो ट्रेट है इसको मापने की कोशिश करता है। सो इट मेजर्स द पर्सन ट्रस्टिंग इन द हेल्पफुल नेचर whether that person is generally well tempered or not। ये इस चीज़ को भी मेजर करता है कि कौन कितना हेल्पफुल है। कुछ लोग बड़े हेल्पिंग होते हैं, चाहे वो उनके फ्रेंड्स हो या कोई स्ट्रेंजर्स हो, बड़ा हेल्प करना पसंद करते हैं। इवन कुछ लोग तो इस हद तक होता है कि अपने दुश्मन को भी हेल्प करना पसंद करते हैं, रादर दैन कुछ ऐसे होते हैं जो अपने इवन फैमिली मेम्बर्स को भी कभी कभी हेजिटेट करते हैं हेल्प करने में। सो द पीपल हु लो स्कोर ऑन द एग्रीबलनेस दे टेंड टू बी रूड एंड अनकोऑपरेटिव। वो जिनका स्कोर लो होता है वो रूड होते हैं, अनकोऑपरेटिव होते हैं, लेस सेंसिटिव होते हैं, कोल्ड और अनकाइंड टाइप के होते हैं। न्यूरोटिसिज्म, न्यूरोटिसिज्म में हमें क्या मेजर करते हैं, हम मेजर करते हैं अबाउट द नर्वसनेस, सिक्योर एंड कॉन्फिडेंस कितना है। जो लोग हाई न्यूरोटिसिज्म पे स्कोर करते हैं दे हैव द टेंडेंसी टू एक्सप्लेन अनप्लेजेंट इमोशंस सच एज एंग्जाइटी, डिप्रेशन एंड वल्नरेबिलिटी। ऐसा देखा गया है जिनका स्कोर हाई होता है न्यूरोटिसिज्म में वो बड़े एंग्शियस होते हैं, उनको बड़े अनप्लेजेंट से इमोशंस होते हैं, एग्रेसिवनेस, गुस्सा, और बड़े वल्नरेबल फील करते हैं, कि इनसिक्योर फील करते हैं कि कोई उन्हें हार्म कर देगा। वेयर एज एंड न्यूरोटिसिज्म ऑल्सो टेल्स अबाउट द इमोशनल स्टेबिलिटी एंड द इम्पल्स कंट्रोल। जिन लोगों का ये न्यूरोटिसिज्म हाई होता है वो अपने इमोशन से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और इम्पल्सिव हो जाते हैं, अचानक से कोई भी वॉलेंट रिएक्शंस दे देंगे। वेयर जिनका स्कोर कम होता है वो इमोशनली स्टेबल होते हैं और अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर पाते हैं। इसकी वजह से ही, जो इमोशनल स्टेबिलिटी की वजह से उनको एंग्रीनेस, इम्पल्सिवनेस और हॉस्टाइलनेस रहती है। वेयर जिनका स्कोर लो होता है वो सिक्योर होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, नर्वस नहीं होते हैं एंड बहुत इमोशनल स्टेबल होते हैं। तो फ्रेंड दीज वर द 5 फैक्टर्स जो मैंने डिस्कस किए आपके, जिसको कि आप एक्रोनिम ओशियन से याद कर सकते हो। तो मेनली कंक्लूजन क्या निकला इनका, अगर आपसे बात करें कि क्या निकला, इससे मतलब ये निकला कि जब हम ये पढ़ते हैं तो वी हैव टू कीप इन माइंड कि जो 5 फैक्टर्स हैं ऐसा नहीं कि सब में सारे टाइम होंगे, ये एक रेंज ऑफ पॉसिबल पर्सनालिटी टाइप्स है, किसी में कुछ हो सकता है, किसी में कुछ हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल टिपिकली समवेयर बिटवीन भी हो सकता है, लाइक एकदम एक्सट्रोवर्ट ना होके या एकदम इंट्रोवर्ट ना होके वो बीच का हो,
जो कि ज़्यादातर लोग उसी लाइन में फॉलो अप करते हैं। जैसे कि अगर मान लेते हैं ये 2 एक्सट्रीम्स हैं, ये एक्सट्रोवर्जन का है, ये इंट्रोवर्जन का है, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे इंडिविजुअल या तो एक्सट्रोवर्जन में होंगे या इंट्रोवर्जन में होंगे। ये एक जो मिड लाइन होती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें फॉल करते हैं। मीन्स ये जो पोलर एंड है, समवेयर पीपल लाइव बिटवीन देम। नाउ क्रिटिसिज्म इस जो बहुत अच्छी थ्योरी थी, बट इसको बहुत क्रिटिसिज्म भी मिला, बिकॉज बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने ये बोला कि इन्होंने कुछ चीज़ें कवर नहीं करी, जैसे कि रिलीजियसिटी, ऑनेस्टी, मैनिपुलेटिवनेस, मैशनिज्म, सेक्सिज्म, सेडक्टिवनेस, थ्रेटनेस, कंजर्वेटिवनेस, मैस्कुलिनिटी, फेमिनिटी, स्नॉबिशनेस, इगोइज्म, सेंस ऑफ ह्यूमर, रिस्क टेकिंग एंड थ्रिल सीकिंग। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मिस आउट हो गई थी एंड इसके लिए इस थ्योरी को क्रिटिसिज्म भी मिला। बट इन स्पाइट ऑफ इट ये स्टिल एक 5 फैक्टर थ्योरी बहुत फेमस थ्योरी है, इन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आती हैं, आपको अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करिए एंड मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू।